प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी कक्षा 12 आरोह भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड से एक कविता जिसका शीर्षक है कविता के बहाने, इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। यह कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित है। सबसे पहले हम इस कविता के जो कवि हैं कुंवर नारायण, उनका संक्षिप्त परिचय जानते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 15 नवंबर सन 2017 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, आकारों के आसपास, अपने सामने, बादशाह के बहाने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुए हैं थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य में एक बड़ा पुरस्कार है, वो प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। व्यास सम्मान से सम्मानित किए गए। कुमार आसान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, सलाहकार सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियो फेरेनिया सम्मान, पद्म भूषण आदि। पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत का एक माना हुआ सम्मान। ये सम्मान के बाद अब इनकी भाषा शैली, कुंवर नारायण की भाषा सीधी है। ये सरल शब्दों में, सहज भाषा में अपनी बात कहते हैं और सहज होते हुए भी चुटीली भाषा है, अर्थात ये इनके व्यंग छुपे रहते हैं उसमें। उनकी काव्य भाषा में परंपरागत छंद का आग्रह न होकर एक आंतरिक लय और गति है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो छंद के नियम हैं उन नियमों में ना बंधकर सीधी सीधी शब्दों में अपनी बात कह देते हैं। नई कविता जिसमें लय का ध्यान तो रखा जाता है लेकिन तुक हो ये आवश्यक नहीं। आ जाए छंद में तुक तो ठीक है, नहीं आए तो आवश्यक नहीं, भाव प्रधान रहता है। तो इस तरह की जो परंपरा थी नई कविता में इन्होंने कविता रचना की है और उसमें काव्यात्मक गीतमयता, मतलब गाए जा सकते हैं इनके गीत, ये गेय गीत हैं इनके जो गीत गाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें लय प्रधान होती है और भाव प्रधान होता है। कुंवर नारायण के काव्य में बिंब नई नई उपमाएं जिन्हें कह सकते हैं नवीन बिंब योजना, ये नई कविता में देखने को मिलती है। तो नवीन बिंब इनकी कविता में आपको दृष्टिगोचर होंगे। प्रतीक दिए गए हैं, कुछ संकेत दिए गए हैं, अलंकार आदि का सहज प्रयोग है और अधिक मात्रा में भी हुआ है। उन्होंने दैनिक जीवन से ही बिंबों को ग्रहण किया। आसपास जो दिखाई देता है उसी पर उन्होंने अपनी कविता के रूपक बनाए हैं और उन्हीं रूपकों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। इस तरह से इनकी भाषा शैली सहज है, सरल है, लेकिन सरलता लिए भी साथ साथ ये व्यंग उस कविता का मुख्य गुण है। आइए अब कविता के बारे में जानते हैं। शीर्षक है कविता का कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब जैसा कि आप जानते हैं, बार बार ये बात बताई जाती है कि किसी भी कविता की जब हम व्याख्या करते हैं तो उसके पूर्व उस कविता का संकेत, वो आप भली भांति जानते हैं संकेत में क्या लिखा जाता है। कविता का प्रथम शब्द और पद का अंतिम शब्द ये लिखा जाता है, ये संकेत करने के लिए कि आप किस पद का व्याख्या करने जा रहे हैं, संकेत। दूसरा आता है संदर्भ। संदर्भ में भी आप जानते हैं कवि का नाम होता है, कविता का नाम होता है, माने कविता किस पाठ से ली गई है, उस पाठ का नाम क्या है और उसकी रचनाकार कौन है, कवि का नाम, माने कविता का परिचय देना पड़ता है, वो संदर्भ कहलाता है। तीसरी बात आती है प्रसंग। प्रसंग में कविता में कवि क्या कहना चाहता है, एक डेढ़ पंक्ति में वो बात समझाना पड़ती है। जैसे कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, या कविता की उड़ान मैंने कविता की तुलना चिड़िया से की है ये इसका प्रसंग। और आते फिर व्याख्या और अंत में विशेष। तो आइए पहले हम व्याख्या करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने।
कविता के बारे में, कविता क्या होती है, तो यहाँ कवि कहना चाहता है कविता एक तरह की कवि के हृदय में जो भावनाएं होती हैं, जो कल्पनाएं होती हैं, उन कल्पनाओं की उड़ान होती है। जैसे एक चिड़िया उड़ती है आकाश में, इस तरह से एक कवि भी स्वच्छंद विचरण करता है कल्पनाओं के संसार में, कल्पनाओं के आकाश में। तो कविता क्या है? एक उड़ान है। कैसी उड़ान? चिड़िया के बहाने। चिड़िया के बहाने अर्थात जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, संपूर्ण आकाश, विस्तृत आकाश में उड़ सकती है, इस तरह से कविता में कवि के विचार होते हैं, कवि की कल्पनाएं होती हैं, कवि की हृदय की भावनाएं होती हैं, हृदय के भाव होते हैं। तो भावों की, कल्पनाओं की, विचारों की उड़ान होती है कविता। और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ थोड़ा सा अंतर बताया है कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान, इनमें अंतर होता है। मतलब कि चिड़िया जो उड़ती तो है, लेकिन उसकी सीमाएं रहती हैं। उसकी सामर्थ्य जितनी होगी, उसकी शक्ति जितनी होगी, उतना ही उड़ पाएगी, अधिक ऊंचाई पर नहीं जा पाएगी, उसको थक जाएगी। तो यानी कवि चिड़िया के उड़ने में उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, वो माने चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, परंतु यहाँ कवि की उड़ान असीमित होती है। कवि किसी भी विषय पर अपनी कविता लिख सकता है। उसकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती, उसके विचारों की कोई सीमा नहीं होती, उसके भावों की कोई सीमा नहीं होती। तो यहाँ कविता जो हुई वो कवि के विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं के असीमित उड़ान है, और जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। माने चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ पाती, अर्थात चिड़िया क्या उड़ती है, कभी इस घर जाती है, कभी उस घर जाती है, कभी आकाश में उड़ती है। ऐसे कभी अपने अंदर की बात कहता है, कभी सांसारिक छंद को, बातों को छंद में लिख देता है, अर्थात कविता बना देता है उन पर। तो अंदर बाहर की बात कभी भी करता है, अंदर बाहर, इस घर उस घर, कभी चिड़िया भी उड़ती है, परंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि चिड़िया की सीमाएं होती हैं, उसकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार हुई उड़ पाती है, और कभी स्वच्छंद होता है, उसका कल्पनाओं की उड़ान असीमित होती है। इसलिए कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया नहीं समझ पाती कि कविता, कवि की उड़ान और उसकी उड़ान में क्या अंतर है। अर्थात कवि स्वच्छंद होता है, स्वतंत्र होता है, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, उसकी सीमाएं नहीं होती, वो असीमित मात्रा में अपनी बात को कह सकता है। तो यहाँ कविता में और चिड़िया में, इनमें थोड़ा सा उड़ान में अंतर बताया गया है। अर्थात चिड़िया और कविता की उड़ान एक जैसी है, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया कवि के द्वारा कि चिड़िया कुछ सीमा होती है, इसलिए उसकी उड़ान सीमित होती है, जबकि कवि असीमित होता है, अर्थात स्वच्छंद होता है, वो कल्पनाओं के क्षेत्र में व्यापक लिख सकता है। विशेष इसमें भाषा सहज है, सरल है, और एक नया रूपक दिया गया चिड़िया के द्वारा। कविता की बात की गई है, कविता को समझाने का। कविता चिड़िया की उड़ान से तुलना करके ये दिखाया गया है कि कविता की बराबरी चिड़िया नहीं कर सकती। माने कवि स्वतंत्र होता है। जैसे कवि के बारे में आपने सुना भी होगा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस मंतव्य में भी यही बात है कि कविता किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है, कविता का क्षेत्र व्यापक होता है और कविता असीमित होती है। जहाँ तक भाषा इसकी सरल है, नई कविता है और शांत रस है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि ने
फूल के माध्यम से कविता से तुलना की है कि जिस तरह से फूल खिलता है ऐसे कविता भी खिलती है। कविता का खिलना अर्थात दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करना। फूल का गुण होता है दूसरों को प्रसन्नता देना। तो जिस तरह से फूल दूसरों को आनंद देता है, प्रसन्नता देता है, इस तरह से कविता भी लोक कल्याणकारी होती है, लोगों का मंगल करती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब फूल से और कविता में अंतर बताया गया। क्या अंतर होता है? कविता खिलती है माने कविता आनंद देती है और फूल भी खिलता है। भला फूल क्या जाने, लेकिन फूल का खिलना कुछ समय बाद फूल मुरझा जाता है, माने वो शाश्वत नहीं रहता, नश्वर है फूल का खिलना। माने कुछ समय बाद फूल मुरझा जाता है, जबकि कविता सदैव रहती है। जो कवि ने कविता लिख दी वो कविता शाश्वत होती है। जैसे अब तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, आज तुलसी तो नहीं है परंतु उनका लिखा ग्रंथ आज भी लोग पढ़ते हैं, श्रद्धा से देखते हैं। तो ये क्या है, उनकी एक कृति तुलसीदास जी की वो आज भी है। इसका मतलब वो कृति कैसी हुई, अमर हुई, माने कैसी हुई, शाश्वत हुई। तो कविता शाश्वत होती है, फूल का खिलना शाश्वत नहीं होता। फूल सुबह खिल गया, शाम होते होते मुरझा जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में मुरझा जाएगा, लेकिन मुरझाएगा, नष्ट हो जाएगा। कविता ऐसी नहीं होती। तो यह कविता में और फूल में थोड़ा सा अंतर होता है। जिस तरह से फूल आनंद देता है उस तरह से कविता भी लोगों का रंजन करती है, आनंद देती है, प्रसन्नता देती है, कल्याण करती है। ये समानता है फूल के खिलने में और कविता में, परंतु कविता शाश्वत होती है और फूल नश्वर होता है। तो इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। माने फूल मुरझा जाता है और कविता नहीं मुरझाती, तो कविता जैसा महकना फूल क्या जाने। बताया गया फूल में वो बात नहीं होती, वो नष्ट हो जाता है, कविता शाश्वत होती है। अगला देखते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यह बच्चों से और कविता से तुलना की गई है। पहले पद में आपने देखा चिड़िया की तुलना कविता से की गई, दूसरे पद में फूल से तुलना की गई, तीसरे पद में बच्चों से तुलना की गई। पहले पद में जब उन्होंने तुलना की तो अंतर बता दिया कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। दूसरे पद में अंतर बता दिया कि फूल मुरझा जाता है। यहाँ बात थोड़ी अलग कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जैसे बच्चा खेलते रहते हैं, ऐसे कवि के हृदय में जो कल्पनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, उनका खेल होता है कविता। तो बच्चों जैसा खेल है, जिस तरह बच्चे खेलते हैं इस तरह से कविता भी भावनाओं का, कल्पनाओं का, विचारों का एक खेल है, एक कला है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। जैसे बच्चे खेलते हैं, कभी बाहर खेलते हैं, कभी अंदर खेलते हैं, कभी इस घर खेलते हैं, कभी उस घर खेलते हैं, सब घर एक कर देने के माने। अब सब घर एक कर देने के माने यहाँ थोड़ी बात समझने वाली है। सब घर एक कर देने के माने बच्चों के लिए सब घर एक समान होते हैं, सब घर एक कर देने। सब घर अर्थात उनके मन में किसी भी घर के प्रति कोई भेदभाव नहीं, अर्थात उनके मन में भेदभाव नहीं होता, असमानताएं नहीं होती। ऊंच नीच, जाति पाति, छोटा बड़ा, निर्धन धनवान, समाज में जितने भी ये असमानताएं व्याप्त हैं, बच्चे उन असमानताओं से दूर रहते हैं, उनसे परे होते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, उन्हें सब एक समान नज़र आते हैं। बच्चों के लिए ना तो जाति पाति का मतलब होता है, ना ऊंच नीच का मतलब होता है, ना अमीर गरीब का मतलब होता है, ना छोटे बड़े का मतलब होता है। उनके लिए सब समान होते हैं, उनमें निश्चलता रहती है, निष्कपट होते हैं,
इसलिए बच्चों को सब घर एक माने उनकी दृष्टि में सब घर समान होते हैं। उनकी दृष्टि में किसी के घर में के प्रति उनके मन में भेदभाव नहीं होता। तो सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ बच्चे को महत्व दिया गया कि बच्चा ही समझता है कि उसके मन में। इस तरह से कविता भी सबका कल्याण करती है। उस कविता में भी वही कविता लोक कल्याणकारी होती है जिसमें भेदभाव की बात नहीं होती, जिसमें असमानता की बात नहीं होती। सबको समान मानकर कवि सबका कल्याण करने वाली जब कविता रचता है, ऐसी कविता ही लोक कल्याणकारी होती है। और इस तरह से बच्चों से तुलना करते हुए कविता जिस तरह से बच्चे भेदभाव नहीं करते, ऐसे कविता भी भेदभाव वाली नहीं होती और उसके लिए भी सबके लिए समान होती है। तो यहाँ बच्चे से तुलना की गई। तो इस कविता में आपने देखा 3 पद थे, एक में चिड़िया से तुलना की गई, एक में फूल से तुलना की गई और एक में बच्चे से तुलना की गई। और यहाँ बच्चे से तुलना करते हुए बताया है कविता बच्चों ही जैसी बिना भेदभाव वाली होती है, सबका कल्याण करने वाली होती है। आइए अब इस कविता की विशेषताएं देखते हैं जो कि आपको विशेष लिखने में सहायता पहुँचाएंगे। इस कविता की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। बहाने, जाने, माने, इसमें ने आदि में तुक एवं भाव का उल्टा प्रयोग हुआ है। चिड़िया के बहाने, फूल के बहाने, बच्चे के बहाने, ये अंत्यानुप्रास हो जाता है। मानवीकरण हुआ है, कविता को उपमा जो दी गई है मानवीकरण करके बताया गया है। अंत्यानुप्रास बताई, रूपक अलंकार, शांत रस का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न आता है माधुर्य गुण होता है तो श्रृंगार रस होना चाहिए। श्रृंगार में भी माधुर्य गुण आ जाता है और शांत रस में भी माधुर्य गुण कभी कभी देखने को मिलता है। भाषा सहज है और प्रभावपूर्ण है। प्रभावी तरीके से कवि ने अपनी बात कह दी, कविता की तुलना करते हुए श्रेष्ठ बता दिया, कविता इस तरह से लोक कल्याणकारी होती है। तो ये इनसे बनेगा इस कविता का विशेष। तो संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। अब आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर जानते हैं। तो प्रश्नोत्तर में है इस पाठ से संबंधित 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इसमें इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। जैसे कविता में कहा गया कि बच्चे सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, तो इस सब घर एक कर देने के माने मतलब इसका क्या है। तो इस कविता में कवि ने कहा है सब घर एक कर देने के माने जैसे बच्चा होता है तो बच्चे के मन में छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अमीर गरीब, अपने पराए, धर्म, जाति, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। वो सब प्रकार के भेदों से दूर रहकर उनके मन में भाईचारा होता है, प्रेम होता है। आपस में जब खेलते हैं एक दूसरे के साथ बच्चे, तो उनके मन में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। वो हर बच्चे से प्रेम करते हुए खेलते हैं, तो उनके मन में मेल जोल की भावना होती है, भाईचारे की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, समानता की भावना होती है, समता की भावना होती है। असमानता उनके मन में बिल्कुल भी नहीं रहती, भेदभाव उनके मन में बिल्कुल भी नहीं रहता। तो सब घर एक कर देने के माने हैं उन बच्चों की दृष्टि में सभी समान होते हैं, उनकी दृष्टि में कहीं कोई भेद नहीं होता। वो सब में प्रेम से पूर्वक उनके भेद रहित दुनिया के बारे में वो जानते हैं और उसी को मानते हैं। तो सब घर एक कर देने के माने हैं सबको समान समझना। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने और खिलने, चिड़िया में उड़ने की बात आई, फूल में खिलने की बात आई, तो इन उड़ने और खिलने से कविता का गहरा संबंध है। कविता में जब उड़ने की बात आई तो वो हृदय में जो विचार होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, उनकी उड़ान की बात के संबंध में कहा गया। कवि की जो भावनाएं हैं, कवि की जो कल्पनाएं हैं, कवि के जो विचार हैं, कवि के जो भाव हैं, उसके मस्तिष्क में जो विचार चलते रहते हैं, हृदय में जो कल्पनाएं चलती हैं, भावनाएं चलती हैं, ये सब उसके हृदय में उमड़ती रहती है, उड़ती रहती है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है। तो उड़ने का तात्पर्य है कवि के हृदय में उठने वाले विभिन्न प्रकार के विचार, भेदभाव, भाव, ये सब उड़ान से है। और ये सब कैसे होते हैं, असीमित होते हैं, कल्पनाओं का अंत नहीं होता, निरंतर उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में आती रहती है भावना।
तो यहाँ उड़ने का तात्पर्य है कवि के हृदय में उठने वाले भाव, कल्पनाएं और विचार। खिलने से तात्पर्य क्या है? जैसे फूल खिलता है तो खिलता है, सुगंध देता है, और फूल का खिलना उसके विकास, मतलब पहले फूल होता है कली, और जब खिल जाता है तो विकास हो जाता है। तो ऐसे कविता भी विकास वाली होती है, कल्याण वाली होती है। फूल कल्याणकारी होता है, प्रसन्नता देता है दूसरों को, आनंद देता है दूसरों को। तो जिस तरह से फूल प्रसन्नता बिखेरता है, इस तरह से कविता भी प्रसन्नता देने वाली होती है, आनंद देने वाली होती है और विकास से संबंधित होती है। तो यहाँ खिलने का मतलब होता है विकास। जैसे कली का विकास हुआ, फूल हो गया, फूल खिल गया। इस तरह से जब कविता विकासात्मक होती है, दूसरों के कल्याण वाली होती है, दूसरों को आनंद देने वाली होती है, तो वो कविता खिलने से मतलब रखती है। अर्थात यहाँ खिलने का तात्पर्य कविता के विकास से। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? दोनों को समानांतर क्यों रखा गया है, कविता और बच्चे को? तो जो गुण कविता में होते हैं वही गुण कुछ बच्चों में भी होते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। कवि में कल्पना होती है, शब्द सीमा के क्षेत्र में असीमित व अनंत होता है, अपनी कल्पनाओं को शब्द देता है, और उन कल्पनाओं का संसार कैसा होता है? असीमित होता है। इस तरह से बच्चों के खेल वो भी तौर तरीके के क्षेत्र में सीमित नहीं होते, कभी कुछ खेलने लगते हैं, कभी कुछ खेलने लगते हैं, उनकी भी कोई सीमा नहीं होती। उनके खेल के तरीके, खेल के तौर तरीके सब बदल जाते हैं पल पल में। ऐसे कवि के विचार बदलते हैं पल पल में। तो ये बच्चों में और कविता में समानता है। और क्या समानता है? कवि जब कविता लिखता है तो घर के लिख देता है, बाहर के लिख देता है, माने अपने अंतर मन में क्या चल रहा है उसको लिखता है, बाहर प्रकृति में क्या देख रहा है उसके बारे में लिखता है, जड़ चेतन, इतिहास के बारे में, समय के बारे में, किसी भी विषय पर लेखन कर सकता है। उसके विषय सीमित नहीं होते, व्यापक होते हैं। ऐसे बच्चे भी कभी घर के बारे में, बाहर जो प्रकृति के बीच में एक सामंजस्य बनाकर जो उन्हें जैसा प्रतीत दिखता है वैसा वो खेल खेलते रहते हैं। कभी वो अनुकूलन करते रहते हैं, नकल करते हैं अपने माता पिता की, अपने आसपास जो देखते हैं उसके अनुकरण करने लगते हैं। ऐसे कवि में जो कल्पना होती है, कविता होती है, उसमें भेदभाव नहीं होता। इस तरह से बच्चों के मन में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। वो सबको समान मानकर चलते हैं, ना उनमें छोटे बड़े का भेद, ना ऊंच नीच का भेद, ना जाति धर्म का भेद, ना गरीब अमीर का भेद, किस तरह का भेदभाव नहीं होता। तो ऐसी विशेषताएं हैं जो कविता में और बच्चों में पाई जाती है समानता से रूप में। तो इसलिए कवि ने कविता और बच्चे को समानांतर रखा है कि बच्चे भी कविता जैसे ही, कविता भी बच्चे जैसी है। जो बच्चों में गुण होते हैं वही एक अच्छी कविता में गुण होते हैं। तो कवि ने यहाँ से ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि लोक कल्याणकारी कविता बच्चों के समान होती है। अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? बिना मुरझाए महकना, जैसे फूल महकता है लेकिन मुरझा जाता है समय आने पर, परंतु कविता बिना मुरझाए महकना, अर्थात कविता मुरझाती नहीं है, महकती रहती है सदैव। जैसे मैंने अभी व्याख्या के समय एक उदाहरण दिया था तुलसीदास जी का, कि तुलसीदास आज से लगभग 400-500 साल पहले हुए और उन्होंने अपनी रचना की। उनके निधन के बावजूद भी उनकी कविता को आज भी वही सम्मान मिलता है। आज भी उनकी कविता से लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं। कारण कविता नष्ट हुई क्या? नहीं, कविता नष्ट नहीं होती, कविता नश्वर नहीं है, कविता शाश्वत है। कविता सदैव, फूल का एक समय रहता है, फूल मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है, परंतु कविता शाश्वत होती है। तो यहाँ कविता का बिना मुरझाए महकना
मतलब हुआ कविता मुरझाती नहीं है, नष्ट नहीं होती। कवि मर जाता है लेकिन उसका उच्छ्वास अमर हो जाता है, सिमंगल जी सुमन ने कहा है ऐसा। तो इस तरह से कविता कभी नष्ट नहीं होती। धन्यवाद।